नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं द्रोणा द विजन यूट्यूब चैनल से। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट जो आपके आने वाले एग्जाम है। एसएससी जीडी का एग्जाम है, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है। एकदम तैयार रखिए। सभी प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं जो जीएस के अंदर पूछे जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, साइंस, तो इन सब के मिक्स क्वेश्चन हम यहाँ लेके आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक और बात, जो भी स्टूडेंट पहली बार क्लास देख रहे हैं उनके लिए ये जानकारी है कि चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो अब से पहले जितनी क्लासेस हो चुकी हैं आप उन क्लासेस को जो है देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पर क्लिक करके सारी क्लासेस सीक्वेंस में हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आज की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहला है आपके सामने, देखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में वर्णित है? निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में वर्णित है? पहला, राष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो सही बात है, ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो न तो लोकसभा का सदस्य होता है न राज्यसभा का सदस्य होता है। तो पहला तो सही है ना। दूसरा, संसद जो है राष्ट्रपति और दोनों सदनों यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा से मिलकर बनेगी। संसद इंडिया की पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 के अनुसार भारत की संसद किन किन से मिलकर बनी होती है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीन से मिलकर भारत की संसद बनी होती है। ऐसा कहां लिखा है? ऐसा लिखा है आर्टिकल 79 में। ऐसा कहां लिखा है? आर्टिकल 79 में लिखा है। ठीक है, तो अब बताइए आप, सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर का चयन करना है तो देखो, पहला सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं, तो बी आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही हैं। क्या समझे इस प्रश्न से? यह प्रश्न आपका आया है, संसद से संबंधित है। यह प्रश्न आपका किससे संबंधित है? भारत की संसद से संबंधित है। और भारत की संसद के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया है कि भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होगी। ठीक है, और जो राष्ट्रपति है वो संसद के किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होता है। हिस्सा नहीं होता है, इसका क्या मतलब है कि ना तो वो लोकसभा का चुनाव लड़कर सदस्य बनता है, ना राज्यसभा का चुनाव लड़ता है वो, क्योंकि उसका चुनाव तो राष्ट्रपति के पद के लिए होता है। बस संसद का उसे अभिन्न अंग बताया गया है, इंटीग्रल पार्ट बताया गया है। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे चलें हम अगले प्रश्न की तरफ। तो संसद जो है राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है कब? संसद जो है राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बना सकती है कब? अब ध्यान रखिए, भारतीय संविधान में कहां पे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार की लिस्ट बताई गई हैं। 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है। 3 प्रकार की सूची बताई गई हैं। कौन कौन सी वो सूची है? तो पहली है संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट। दूसरी है राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। क्या है? समवर्ती सूची। तो ध्यान दीजिएगा, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, संघ सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद का होता है। राज्य सूची में जो विषय शामिल हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य का होता है। राज्य सूची में जो विषय शामिल हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य का है। समवर्ती सूची में जो विषय शामिल हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का है। केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है,
अब सवाल ये पूछा गया है, हम जानते हैं कि संसद का अधिकार है केंद्र सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का, लेकिन संसद जो है राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून कब बना सकती है? अगर ऐसा जरूरत पड़े कि राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाना है संसद को, तो ऐसा संसद जो है कब कर सकती है, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, तो देखो भाई, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश है, समझिए इसको, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश किन विषयों पर कानून बना सकता है? जो राज्य सूची में विषय शामिल है, राज्य सूची में विषय शामिल है ना। लेकिन पार्लियामेंट बनाना चाह रही है, राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाना है मध्य प्रदेश के लिए। संसद जो है मध्य प्रदेश के लिए, जो कि राज्य सूची में शामिल है विषय, उस पर कानून बनाना चाहती है, तो कैसे बना सकती है? तो कुछ नहीं है, अगर मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है, मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है, उस विधानसभा में उस कानून से संबंधित प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, प्रस्ताव पास कर दिया जाता है, तो फिर संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। क्या समझे? संसद सिर्फ कानून बना सकती है केंद्र सूची में शामिल विषयों पर, लेकिन मान लो कि आंध्र प्रदेश कोई कानून बनवाना चाहता है राज्य सूची में शामिल विषयों पर अपने लिए, आंध्र प्रदेश, तो संसद कब बना सकती है ऐसा कानून? अगर आंध्र प्रदेश की विधानसभा उस प्रस्ताव को पास कर दे कि जी हां कानून बना दो, तो संसद बना देगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका प्रस्ताव राज्य द्वारा पारित किया गया हो, इसका प्रस्ताव राज्य द्वारा यानी कि राज्य की विधानसभा के द्वारा पारित किया गया हो। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, Who among the following had welcomed Vasco da Gama at Calicut? निम्नलिखित में से किसने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया? निम्नलिखित में से किसने कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा का स्वागत किया? आपको पता है कब आया था वास्को डी गामा? 1498 में। कहां से आया था? पुर्तगाल से आया था। ठीक है, कहां पर उतरा था? कालीकट नाम के बंदरगाह पर उतरा था, कालीकट नाम के बंदरगाह पर उतरा था। उस समय वहां पे राजा था जमोरिन, उस समय वहां पे राजा कौन सा था? जमोरिन। तो जमोरिन ने खूब स्वागत किया वास्को डी गामा का, जमोरिन ने खूब स्वागत किया वास्को डी गामा का। तो ध्यान रखना आंसर हो जाएगा सी, जमोरिन। ठीक है, जमोरिन जिसने वहां पे स्वागत किया था वास्को डी गामा का। तो वास्को डी गामा जब पहली बार आया तो खूब सारा मसाला ले गया भारत से, और उस मसाले से जो है वहां जाकर अपने यहां जाकर 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाया। कितने गुना? 60 गुना ज्यादा, 60 टाइम्स प्रॉफिट कमाया। तो आना जाना जो भी खर्चा हुआ उसका, उसके अलावा 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाया उसने। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हुआ। फिर उसके बाद तुरंत फिर आया था वास्को डी गामा, तब उसने व्यापार से संबंधित चीजें और की। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे जमोरिन वो राजा था जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको पता है अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, भारत में यूरोप की कंपनीज आई थी एक के बाद एक, तो उन्हीं से संबंधित जो है आपको ये कुछ कथन दिए हुए हैं जिनका आपको सही जवाब देना है। क्या बताना है? सही जवाब को, अच्छा गलत बताना है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? यूरोपियन कंपनीज जो भारत में आई तो उनके संदर्भ में 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है इन चारों में से यूरोपियन कंपनीज से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो सवाल नंबर 4 है आपका। ठीक है, सवाल नंबर क्या है? 4 है। तो देखो, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। ए ऑप्शन, पुर्तगालियों ने 1499 में
गोवा पर कब्जा कर लिया था, तो भैया 1499 तो गलत है, 1510 में किया था। कब किया था? 1510 में। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा नहीं किया था। गोवा पर कब्जा कब किया था? 1510 में। तो पहला ही गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया। गलती बताना है आपको, है ना, सही नहीं है तो गलत बताना है। बाकी और पढ़ लेते हैं। बी ऑप्शन है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में खोला था, ये सही बात है। तीसरा, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना खोला, सही बात है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया, ये भी सही बात है। तो भैया गलत बताना था, पहला ही गलत हो गया, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, गलत बताना है, ए आंसर हो जाएगा। क्लियर? फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा मैच नहीं कर रहा है वो बता दो आप। कौन सा मैच नहीं कर रहा है? पांचवा प्रश्न है आपके सामने, पांचवा प्रश्न। सिपकी ला दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में, सही बात है। लीपुलेख उत्तर प्रदेश में है, गलत बात है, ये उत्तराखंड में है। लीपुलेख कहां है? उत्तराखंड में है। नाथुल दर्रा कहां है? सिक्किम में है। जोजिला दर्रा कहां है? कश्मीर में है, सही बात है। पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, दूसरा गलत है। दूसरा मैच ही नहीं कर रहा, क्योंकि लीपुलेख के आगे उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, ये मैच नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश की जगह उत्तराखंड होगा। ठीक है, ये रहा लीपुलेख पास, लीपुलेख पास। ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर? सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर, पाल्टोरो ग्लेशियर, चोंगोमलुंगमा और या बियाफो? तो सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा है। सियाचिन ग्लेशियर जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये देखिए आप, ये है सियाचिन ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यहां पे मैप में देखिए, ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, क्लियर? ये अक्साई चीन वाला पार्ट है, ये अक्साई चीन वाला पार्ट है। ये गिलगित बल्चिस्तान है पाकिस्तान का। ठीक, कारगिल ये इंडिया वाला, श्रीनगर, और यहां लद्दाख है, लद्दाख अक्साई चीन वाला बॉर्डर है ये। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो देखो, सियाचिन ग्लेशियर की जो लेंथ है वो 76.64 किलोमीटर है। सियाचिन जो ग्लेशियर है उसकी लेंथ कितनी है? 76.64 किलोमीटर। वहीं बाल्टोरो ग्लेशियर है 58 किलोमीटर, और चोंगोलुंगमा ग्लेशियर है 50 किलोमीटर, बियाफो ग्लेशियर है 60 किलोमीटर। याद रखेंगे। एक और चीज, ये जो चोमोलुंगमा ग्लेशियर है, चोमोलुंगमा माउंट एवरेस्ट को भी कहा जाता है ना? चोमोलुंगमा किसको कहा जाता है? एक सेकेंड, चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा ये किसको कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को। कहां पर? तिब्बत में। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे आप, भूलना नहीं है। बढ़िया। अगला, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ क्या है? देखो ध्यान रखिएगा, जो नेशनल इनकम काउंट की जाती है, जो नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है, रियल नेशनल इनकम, यहां बात हो रही है रियल नेशनल इनकम की, वास्तविक राष्ट्रीय आय। तो अब क्या अंतर है वास्तविक और नाम मात्र की में? तो दो प्रकार की नेशनल इनकम काउंट होती है। एक को कहते हैं रियल नेशनल इनकम, और दूसरी होती है नॉमिनल नेशनल इनकम, ये होती है। तो नॉमिनल नेशनल इनकम क्या होती है? जो मार्केट प्राइस पर निकाली जाती है, करंट प्राइस पर निकाली जाती है, करंट मार्केट प्राइस पर निकाली जाती है, वो नॉमिनल इनकम होती है, क्योंकि इसमें टैक्स वगैरह ऐड हो जाते हैं। रियल नेशनल इनकम जो है वो आधार वर्ष से कंपेयर करके निकाली जाती है। तो अभी आधार वर्ष कितना है इंडिया में जो यूज होता है? 2011-12।
2011-12 जो आधार वर्ष है उससे तुलना करके जो है ये नेशनल इनकम काउंट की जाती है, वो रियल इनकम कहलाती है। ठीक है, याद रखेंगे। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ क्या है? तो यहां देखो, वह वर्ष जिसकी आय का उपयोग नाममात्र जीडीपी की गणना के लिए करते हैं, गलत बात। वह वर्ष जिसकी कीमतों का उपयोग नाममात्र जीडीपी की गणना, नाममात्र तो आएगा ही नहीं। वह वर्ष जिसकी कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। तो सातवें का आंसर क्या होगा? सी। वास्तविक जीडीपी की गणना करने के लिए जिस वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है उसे आधार वर्ष कहा जाता है। अभी आधार वर्ष 2011-12 है। फिर है आपका, हु इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का प्रणेता किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का प्रणेता किसको कहा जाता है? तो भैया डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, आप अच्छे से जानते हैं कि 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। ठीक है, इसे ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहा जाता है, इसे ही आर्थिक सुधार कहा जाता है। एलपीजी में एल का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, उदारीकरण। और पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, निजीकरण। और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, वैश्वीकरण। ये तीन सुधार हुए थे 1991 में। अब जब ये 1991 में सुधार हुए थे तब प्रधानमंत्री कौन थे? तब प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। और वहीं जब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे तो उनके साथ वित्त मंत्री कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर। तो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने। वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, और ये एक अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं, इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं। तो एलपीजी रिफॉर्म्स किसके टाइम पीरियड पे आए? तो ध्यान रखना, पीवी नरसिम्हा राव। और कौन इसके पीछे मेन व्यक्ति था? वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। बोलो याद रहेगा या नहीं? भूलोगे तो नहीं? पक्की बात? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आगे बात करें, हु हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024, नोबेल पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति या महिला कौन है 2024 की? तो वो है जो है हांगकांग। कौन है? हांगकांग, हांगकांग, हांगकांग आंसर हो जाएगा, है ना? हांगकांग। क्लियर है भाई? तो ये हांगकांग है जिन्हें साहित्य में यानी कि लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार 2024 का दिया गया है। ये देख लो आप, दक्षिण कोरिया की हैं ये। ठीक है, साउथ कोरिया की हैं, साउथ कोरिया की ये महिला हैं। इफ यू वर एबल टू लिव एज यू डिजायर व्हाट वुड यू डू विथ योर लाइफ? नोबेल प्राइज 2024 लिटरेचर अवार्ड। ठीक है, हांगकांग, ये साउथ कोरिया की महिला हैं जिन्हें लिटरेचर में, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 मिला है। ठीक है भाई, क्लियर है? ये पहली कोरियाई हैं, ध्यान रखना, दक्षिण कोरिया की ये पहली व्यक्ति हैं, पहली पर्सन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड युवा संगम पोर्टल? कौन सा मंत्रालय ने युवा संगम पोर्टल जो है शुरू किया है? किस मंत्रालय ने युवा संगम
युवा संगम पोर्टल की शुरुआत की है, युवा संगम पोर्टल की शुरुआत की है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो भैया 10वें का आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा मंत्रालय। 10वें का आंसर होगा बी। तो युवा संगम पोर्टल की शुरुआत करने वाला मंत्रालय कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, ये रहा। ये बीच में आप देख पा रहे हैं, ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री। ध्यान रखेंगे धर्मेंद्र प्रधान। ये अनुराग ठाकुर हैं। क्लियर? चलो अब ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च द रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर द 5th फेज ऑफ युवा संगम अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। ये आपको भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। अब युवा संगम एम्स टू स्ट्रेंथन कनेक्शंस बिटवीन यूथ फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। यूथ के लिए, यूथ के बीच कनेक्शंस को स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना इसका काम होगा। पार्टिसिपेंट जो होंगे, जो भागीदार होंगे इसमें, वो जिनकी उम्र 18 से 30 साल के बीच की होगी वो रजिस्टर कर सकते हैं इस पे, युवा संगम पोर्टल पे। क्लियर? क्लियर है भाई? ये ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ठीक, तो ये हमने डिस्कस किए, ये हमने डिस्कस किए, ये आपको याद रखने हैं। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम ठीक रात 8 बजे। थैंक यू वेरी मच। और जुड़े रहिए। क्लास अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करें। क्लास के बारे में जो फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मैं प्रेमपाल सिंह विदा लेता हूं आपसे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।